Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This side रेणु मेहरा from शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवरस का पाठ 14 भारत का गौरव हिमालय पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक नवरस के पृष्ठ संख्या 89 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा पाठ 14 भारत का गौरव हिमालय। पाठ 14 भारत का गौरव हिमालय। गौरव अर्थात शान। तो हिमालय पर्वत माला है एक, जहाँ पर कई सारे पहाड़ हैं और ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और वो पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। भारत का गौरव अर्थात शान। तो हिमालय जो है हमारे देश भारत की शान माना जाता है। यहाँ हम हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। भारत के उत्तर में हजारों मील तक फैला हुआ हिमालय। भारत के किस तरफ है हिमालय? भारत के उत्तर में, उत्तर दिशा की तरफ हिमालय है और मीलों तक फैला हुआ है, अर्थात बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। उसकी ऊंची चोटियाँ, क्योंकि हिमालय एक पर्वतमाला है, वहाँ पर कई सारी पर्वत हैं, तो उसकी बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और मन को हरने वाली घाटियाँ, और मन को हरने वाली घाटियाँ भी हैं। घाटियाँ अर्थात दो पर्वतों के बीच का स्थान जहाँ पर पानी भी होता है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। तो कहाँ है? पूरे संसार में हिमालय की घाटियाँ और चोटियाँ प्रसिद्ध हैं। हिमालय पर्वत न केवल अपने आसपास के देशों के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए विविध प्राकृतिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय कारणों से महत्वपूर्ण है। हिमालय न केवल हमारे देश के लिए और न केवल आसपास के देशों के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए विविध अर्थात विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, आर्थिक अर्थात पैसों से संबंधित तथा पर्यावरण से संबंधित कारणों से महत्वपूर्ण है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हिमालय जो है वो पूरे विश्व के लिए हर प्रकार से महत्वपूर्ण है। आइए हिमालय के बारे में कुछ और भी जानें। संसार में अनेक ऊंची ऊंची और विशाल पर्वतमालाएं हैं। यहाँ पर विशाल को रेखांकित करेंगे। विशाल का अर्थ है बहुत ऊंचा, बड़ा। पर्वतमालाएं अर्थात पर्वतों की, पहाड़ों की श्रृंखलाएं, अर्थात जहाँ पर कई सारे पर्वत और पहाड़ एक साथ हैं। हिमालय पर्वतमाला भी उनमें से एक है। उन संसार की अनेक ऊंची ऊंची और विशाल जो पर्वतमालाएं हैं उनमें से एक हिमालय भी है। हिमालय दो शब्दों से बना है। किससे बना है? दो शब्दों से। कौन कौन से शब्द हैं? हिम, धन, आलय। यहाँ पर हिम को किससे जोड़ा गया है? आलय से। हिम का अर्थ है बर्फ। क्या अर्थ होता है हिम का? बर्फ। और आलय का अर्थ है घर। आलय का अर्थ क्या होता है? घर। तो हिमालय का अर्थ क्या हो गया? अर्थात बर्फ का घर। तो हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। तात्पर्य यह है कि हिमालय का अधिकांश भाग 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। यहाँ अधिकांश को रेखांकित करेंगे। अधिकांश अर्थात अधिकतर। तो हिमालय का जो अधिकतर भाग है वो 12 महीने अर्थात पूरे 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। हिमालय का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक है। तो हिमालय का जो विस्तार है अर्थात हिमालय कहाँ तक फैला हुआ है? अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक फैला हुआ है। यह रूस और चीन तक भी फैला हुआ है। इसके अलावा यह रूस से लेकर के चीन तक भी फैला हुआ है। हिमालय में ही मानसरोवर झील भी स्थित है। हिमालय में कौन सी झील स्थित है? मानसरोवर झील। उसी के समीप कैलाश पर्वत है। कहाँ है कैलाश पर्वत? हिमालय पर। किस जगह? मानसरोवर झील के समीप अर्थात पास में। हिंदू पौराणिक साहित्य में यह पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान बतलाया गया है। हिंदू पौराणिक, यहाँ पौराणिक को रेखांकित करेंगे, अर्थात हमारे हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर्वत जो है हमारे हिंदी साहित्य में यह पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। निवास स्थान अर्थात जहाँ भगवान शिव रहते हैं।
तो भगवान शिव का निवास स्थान कौन सा है? कैलाश पर्वत, जो कहाँ पर है? हिमालय में। हमारे देश के कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बंगाल आदि राज्य हिमालय के चरणों में ही बसे हुए हैं। तो हिमालय के चरणों में कौन कौन से राज्य बसे हुए हैं हमारे देश के? देखते हैं। कश्मीर है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और बंगाल। देश की सभी बड़ी नदियां, हमारे देश की जितनी भी बड़ी नदियां हैं कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, सिंधु, कोसी और ब्रह्मपुत्र हिमालय से ही निकलती हैं। तो देश की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो भी कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट है। यहाँ एवरेस्ट को रेखांकित करेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एवरेस्ट, जो 29,029 फीट ऊंची है। कितनी ऊंची है? 29,029 फीट। इस चोटी पर सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने चढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, उस पर सबसे पहले कौन चढ़े थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। हिमालय को उसके मनोहारी दृश्यों के लिए संसार में बेजोड़ माना जाता है। यहाँ मनोहारी और बेजोड़ को रेखांकित करेंगे। मनोहारी का अर्थ है मन को हरने वाला, अर्थात जो मन को अच्छा लगे, और बेजोड़ अर्थात जिसका कोई जोड़ न हो या जिसके जैसा कोई दूसरा न हो। तो हिमालय को जो है, हिमालय के जो मनोहारी दृश्य हैं जो हमारे मन को हर लेते हैं, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, वो संसार में बेजोड़ माने जाते हैं, अर्थात उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अब यहाँ पर हम एक आंतरिक प्रश्न लिखेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 89 पर हम आंतरिक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, हिमालय को संसार में बेजोड़ क्यों माना जाता है? तो हमने अभी पढ़ा था कि हिमालय के जो मनोहारी दृश्य हैं उनको संसार में बेजोड़ माना जाता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 89, अंतिम अनुच्छेद के ऊपर आपको खाली जगह दी हुई है, वहाँ पर आप रेखा खींच करके प्रश्न 1 लिखेंगे। हिमालय को संसार में बेजोड़ क्यों माना जाता है? और अंतिम अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति हम देखेंगे, हिमालय को उसके मनोहारी दृश्यों के लिए संसार में बेजोड़ माना जाता है। इस पंक्ति को रेखांकित करेंगे पेंसिल से और उत्तर 1 यहाँ पर अंकित करेंगे। ठीक है बच्चों। दार्जिलिंग का सूर्योदय और कश्मीर का सूर्यास्त देखते ही बनता है। तो अभी हमने पढ़ा कि हिमालय के मनोहारी दृश्य जो हैं संसार में बेजोड़ हैं, अर्थात उनके जैसा कोई दूसरा है नहीं। तो दार्जिलिंग का सूर्य उदय, दार्जिलिंग में जब सुबह सुबह सूर्य उदय होता है, सूर्य निकलता है, और कश्मीर का सूर्यास्त, सूर्यास्त अर्थात जब सूरज डूबता है, देखते ही बनता है। तो वो जो नज़ारा होता है जब दार्जिलिंग में सुबह सुबह सूर्य उदय होता है, सूरज निकलता है, और कश्मीर में जब सूर्य अस्त होता है, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। दूर दूर से पर्यटक अर्थात बाहर से घूमने आने वाले लोग दार्जिलिंग में सुबह का दृश्य देखने के लिए एकत्रित होते हैं। एकत्रित का अर्थ होता है इकट्ठे होना। तो दूर दूर से पर्यटक, दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं। क्या देखने आते हैं? दार्जिलिंग में सुबह का दृश्य इकट्ठे होते हैं। सूर्य की पहली किरणें जब बर्फ के ऊपर पड़ती हैं,
सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है और उदय होने के साथ ही जब सूर्य की पहली किरणें बर्फ के ऊपर पड़ती हैं तो सारे पहाड़ सोने से चमकने लगते हैं। कैसे चमकने लगते हैं? सोने से। तो सोने की जैसे उनकी चमक, पीली पीली चमक नज़र आती है जब सूर्य की पहली किरणें बर्फ के ऊपर गिरती हैं। फिर थोड़ी ही देर में वे चांदी के पहाड़ हो जाते हैं और पहले जब गिरती है बर्फ के ऊपर सूर्य की किरण तो वो सोने जैसे चमकते हैं और थोड़ी ही देर के बाद वो कैसे हो जाते हैं? चांदी जैसे हो जाते हैं। चांदी जैसे हो जाने का क्या अर्थ है? कि वो फिर से सफ़ेद जो है चमकने लगते हैं। नैनीताल, शिमला और मसूरी पहाड़ी शहर हैं तथा देहरादून पहाड़ों के बीच बसी एक घाटी है। तो नैनीताल, शिमला और मसूरी हिमालय पर पहाड़ी शहर है, अर्थात ये पहाड़ों के ऊपर बसे हुए हैं, तथा देहरादून जो है पहाड़ों के बीच में, अर्थात कई सारे पहाड़ों के बीच में बसी हुई एक घाटी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हिमालय में ही स्थित है। तीर्थ स्थल, यहाँ तीर्थ स्थल को रेखांकित करेंगे। तीर्थ स्थल का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर भगवान का निवास होता है और लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ। अब यहाँ पर हम एक और आंतरिक प्रश्न लिखेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 90 पर दूसरा आंतरिक प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 2, हिमालय में कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं? हमने अभी पढ़ा था बच्चों कि हिमालय में कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं। यहाँ था पर पूरी शिरोरेखा नहीं आएगी। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो दूसरा आंतरिक प्रश्न बच्चों, यहाँ आपको प्रथम पंक्ति के ऊपर जगह दी हुई है, वहाँ आप लिखेंगे प्रश्न 2, हिमालय में कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं। इसका उत्तर हम ऊपर से दूसरी पंक्ति में देखते हैं। कौन कौन से तीर्थ स्थल हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ। इन तीनों को रेखांकित करेंगे और यहाँ उत्तर 2 अंकित करेंगे। तो हमने अभी देखा है कि हिमालय पर 3 तीर्थ स्थल जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ। हिमालय की गोद में बसे कश्मीर को तो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। तो पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है बच्चों? कश्मीर को। और वो कहाँ पर बसा हुआ है? हिमालय की गोद में। हिमालय से भारत की नदियों को वर्ष भर जल मिलता है। अब हिमालय से कौन कौन से फायदे होते हैं? पहला फायदा क्या है कि हिमालय से भारत की जो नदियां हैं उनको वर्ष भर अर्थात पूरे साल पानी मिलता है। इसी कारण भारत का बहुत बड़ा भाग हरा भरा बना हुआ है। जब नदियों को पूरे साल पानी मिलेगा तो पानी मिलने की वजह से वहाँ का भाग जो है वो कैसा हो जाएगा? हरा भरा, अर्थात पूरे साल पेड़ पौधे रहेंगे, हरियाली रहेगी। हिमालय रूस की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। रूस की तरफ से जो हमारे देश की ओर ठंडी हवाएं चलती हैं उनको रोकने का काम कौन करता है? हिमालय, क्योंकि हिमालय पर्वत जो है वो बहुत ऊंचा है, जिससे हमारे देश की जलवायु का संतुलन बना रहता है। क्या होता है इसकी वजह से? हमारी जलवायु का संतुलन बना रहता है। हिमालय अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाओं को भारत में ही रोक लेता है, जिससे यहाँ वर्षा होती है। हिमालय और एक और काम क्या करता है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आती हैं, अर्थात जो मानसून लेकर आती हैं, बारिश का मौसम लेकर आती हैं, उनको भारत में ही रोक लेता है और उसी की वजह से यहाँ पर वर्षा होती है, बरसात होती है। पूरे हिमालय क्षेत्र में बड़े बड़े जंगल हैं। हिमालय क्षेत्र में पूरे में ही बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, जिनसे इमारती
और जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है। अब जंगल है अर्थात पेड़ है, पौधे हैं, तो उनसे हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी लकड़ियाँ? इमारती लकड़ी अर्थात जिससे कि फर्नीचर बनाने के काम आती है, घर बनाने के काम आती है, और जलाऊ लकड़ी अर्थात जलाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी, जिसको जला करके खाना बनाया जाता है। हिमालय क्षेत्र में उपयोगी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनसे अनेक औषधियां तैयार की जाती हैं। तो जड़ी बूटियों से क्या बनता है बच्चों? औषधियां अर्थात दवाइयाँ। पहले के समय में जब चिकित्सक नहीं हुआ करते थे, दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी, तो मरीजों का इलाज किससे किया जाता था? जड़ी बूटियों से। उन जड़ी बूटियों से ही दवाइयाँ बनाई जाती थी, और अभी भी जो है जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं अर्थात औषधियाँ तैयार की जाती हैं। हिमालय क्षेत्र में बहुत से जंगली पशु पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े और घने जंगल हैं, इसलिए उन जंगलों में जंगली पशु भी पाए जाते हैं, जिनका चमड़ा, मांस और हड्डियां विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में काम आती हैं। उन जंगली पशुओं को मारने के बाद उनसे मिला हुआ चमड़ा अर्थात उनकी चमड़ी, मांस और उनकी हड्डियां, उनसे कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। हिमालय उत्तर से आने वाले शत्रुओं से देश की रक्षा करता है। यहाँ रक्षा को रेखांकित करेंगे। रक्षा अर्थात देश की सुरक्षा करता है। किनसे करता है? जो हमारे उत्तर की तरफ से आने वाले शत्रु हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि हिमालय भारत के उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा से आने वाले जो शत्रु हैं उनसे सुरक्षा का काम कौन करता है? हिमालय। हिमालय की सुंदरता और प्राकृतिक छटा ने कवियों और कलाकारों को भी प्रेरणा दी है। तो हिमालय की जो सुंदरता है, बहुत सुंदर पर्वतमाला है, और उसकी जो प्राकृतिक छटा अर्थात प्रकृति द्वारा दी गई जो सुंदरता है, वहाँ पर बर्फ है, पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, उससे कवियों को अर्थात कविता लिखने वालों को और कलाकारों को, कलाकार जैसे कि चित्र बनाने वाले चित्रकार, उनको प्रेरणा मिलती है। उनसे वो प्रेरित होकर के उनके लिए चित्र बनाते हैं या उन पर कविताएं लिखते हैं। हिमालय सही मायनों में देश का पहरेदार है। तो हमारे देश का पहरेदार कौन है? हिमालय पर्वत। पहरेदार अर्थात हमारे देश पर पहरा रखने वाला, ताकि वो हमारी सुरक्षा कर सके और हमें शत्रुओं से बचा सके। अब हम यहाँ पर एक और आंतरिक प्रश्न लिखेंगे बच्चों। तो पृष्ठ संख्या 90 पर एक और आंतरिक प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न 3, देश का पहरेदार कौन है? जो हम अभी अभी पढ़कर ख़त्म कर चुके हैं बच्चों कि हमारे देश का पहरेदार कौन है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो पाठ के अंत में आपको यहाँ कुछ जगह दी हुई है बच्चों। यहाँ पर आप रेखा खींच करके प्रश्न 3 लिखेंगे, देश का पहरेदार कौन है। अंतिम पंक्ति, हिमालय सही मायनों में देश का पहरेदार है, इसे रेखांकित करेंगे और यहाँ उत्तर 3 अंकित करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अब इस पाठ के कुछ कठिन शब्द लिख करके देख लेते हैं। पहला शब्द है विशाल। व पे छोटी ई की मात्रा, श पर आ की मात्रा और ल, तो शब्द बन गया विशाल। दूसरा शब्द है अधिकांश। अ, ध पर छोटी ई की मात्रा, क पे आ की मात्रा और अंग बिंदी और श, तो शब्द बना अधिकांश। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है बच्चों कि अ और ध पर पूरी शिरोरेखा नहीं आएगी। अगला शब्द है पौराणिक। प पे बड़े औ की मात्रा, र पे आ की मात्रा, अणा पर छोटी ई की मात्रा और क,
तो शब्द बन गया पौराणिक। अगला शब्द है मनोहारी। म न पर छोटे ओ की मात्रा, ह पर आ की मात्रा और र पर बड़ी ई की मात्रा, शब्द बना मनोहारी। अगला शब्द है बेजोड़। ब पर छोटे आई की मात्रा, ज पर छोटे ओ की मात्रा और अड़, शब्द बन गया बेजोड़। अगला शब्द है तीर्थ स्थल। त पे बड़ी ई की मात्रा, थ उस पर आधा र, आधा स जिसे हम थ से जोड़ेंगे और ल, शब्द बन गया तीर्थ स्थल। यहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना है कि थ पर पूरी शिरोरेखा नहीं आती है। उसके बाद अगला शब्द है हमारा रक्षा। र और श पर आ की मात्रा, रक्षा, यहाँ पर भी पूरी शिरोरेखा नहीं आएगी श के ऊपर। तो ये हुए बच्चों इस पाठ के कुछ कठिन शब्द। अब हम इस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 90 पर आएंगे। वहाँ पर आपको मिलेगा मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, हिमालय शब्द का क्या अर्थ है? हमने पाठ के शुरू में पढ़ा था हिमालय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम धन आले। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आले का अर्थ होता है घर, तो हिमालय का अर्थ हुआ बर्फ का घर। प्रश्न 2, हिमालय में कौन सी प्रसिद्ध झील स्थित है? हमने पढ़ा था कि हिमालय में एक झील स्थित है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सी है? मानसरोवर झील। प्रश्न 3, हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? हमने पढ़ा था कि हिमालय बहुत दूर तक फैला हुआ है क्योंकि वो बहुत ही ऊंची और बड़ी पर्वतमाला है। तो कहाँ से कहाँ तक है? अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक। प्रश्न 4, एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने चढ़ने में सफलता प्राप्त की? एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बच्चों, और इसमें जो सबसे पहले 2 व्यक्ति चढ़े थे उनके नाम हैं एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। प्रश्न 5, हिमालय में स्थित किस जगह को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है? तो हिमालय में कौन सी जगह स्थित है? कश्मीर। तो पृथ्वी का स्वर्ग क्या है? कश्मीर। प्रश्न 6, हिमालय से प्राप्त जड़ी बूटियां किस काम आती हैं? हमने पढ़ा था कि हिमालय पर कई सारी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और उनसे क्या बनाया जाता है? औषधियां बनाने के। तो किस काम आती हैं? औषधियां बनाने के काम आती हैं। अब बच्चों पृष्ठ संख्या 91 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा प्रश्न 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके कुछ विकल्प दिए हैं, आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न का, कैलाश पर्वत किस प्रसिद्ध झील के पास स्थित है? विकल्प 1 डल झील, विकल्प 2 नैनी झील और विकल्प 3 मानसरोवर झील। तो हमने पढ़ा था कि हिमालय में सबसे प्रसिद्ध झील है मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत किसके पास स्थित है? मानसरोवर झील के पास। तो विकल्प 3 मानसरोवर झील सही उत्तर है, उसके सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ख, इनमें से कौन सा तीर्थ स्थल हिमालय में नहीं है? विकल्प 1 बद्रीनाथ, विकल्प 2 केदारनाथ और विकल्प 3 रामेश्वरम। तो बच्चों हमने देखा था कि हिमालय में 3 जो हैं तीर्थ स्थल हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ। तो रामेश्वरम जो है हिमालय में स्थित नहीं है, तो विकल्प 3 रामेश्वरम जो है सही उत्तर है, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न ग, इनमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो हमने देखा था कि कई सारी बड़ी बड़ी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। विकल्प 1 कावेरी, विकल्प 2 ब्रह्मपुत्र और विकल्प 3 कोसी। तो कोसी और ब्रह्मपुत्र तो हिमालय से निकलती हैं, परंतु कावेरी नदी हिमालय से नहीं निकलती। तो विकल्प 1 कावेरी के आगे सही का निशान लगाएंगे। अब पृष्ठ संख्या 92 पर आएंगे। वहां आपको मिलेगा प्रश्न 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों को चुन करके दिए गए रिक्त स्थानों में भरना है।
क हिमालय के अधिकांश भाग पर 12 मास रिक्त स्थान जमी रहती है। तो हिमालय पर क्या जमी रहती है बच्चों? बर्फ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बर्फ। ख हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम रिक्त स्थान है। हमने पढ़ा था कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। तो यहाँ हम लिखेंगे एवरेस्ट। ग हिमालय से नदियों को रिक्त स्थान मिलता है। हिमालय से नदियों को क्या मिलता है बच्चों? जल मिलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जल। घ हिमालय क्षेत्र में अनेक रिक्त स्थान पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या बचा हुआ है हमारे पास? जड़ी बूटियाँ। तो हिमालय के क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? जड़ी बूटियाँ। यहाँ हम जड़ी बूटियाँ लिखेंगे। अब हम आते हैं बच्चों प्रश्न 3 पर, जो पृष्ठ संख्या 92 पर ही है। पाठ में आए इन वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं जो इस पाठ में आए हैं, उनको आपको शुद्ध करके लिखना है क्योंकि ये वाक्य शुद्ध नहीं है। क हिमालय के ज़्यादातर हिस्से पर बर्फ जमा रहते हैं। तो अब यहाँ पर बर्फ के साथ हम जमा रहते हैं लिखेंगे, ये वाक्य सही नहीं है, तो हम इसे सही करके लिखेंगे। क्या होगा वाक्य? हिमालय के ज़्यादातर हिस्से पर बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर क्या आएगा? जमी रहती है। ख हिमालय रूस और चीन तक भी फैले हुए हैं। तो यहाँ पर फैले हुए हैं नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? फैला हुआ है। तो सही वाक्य क्या है? हिमालय रूस और चीन तक भी फैला हुआ है। ग कश्मीर की सूर्यास्त देखते ही बनाता है। तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं, क्योंकि बना थोड़ी रहे हम वहाँ पर। तो क्या लिखेंगे? कश्मीर का सूर्यास्त। की जगह पर क्या आएगा? का। देखते ही बनता है। तो यहाँ बनाता की जगह पे क्या आएगा? बनता है। आइए अब इस पाठ का कॉपी वर्क देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम नवीन शब्द। पहला शब्द है विशाल, दूसरा शब्द है अधिकांश, तीसरा शब्द है पौराणिक, चौथा शब्द है एवरेस्ट, पांचवा शब्द है मनोहारी, छठा शब्द बेजोड़, सातवां तीर्थ स्थल, आठवां रक्षा। अब इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और उनके अर्थ भी दिए हैं। पहला शब्द है पर्वतमाला, अर्थ होता है पहाड़ों की श्रृंखला। दूसरा शब्द है विस्तार, अर्थ है फैलाव। तीसरा शब्द है एकत्रित होना, अर्थ है इकट्ठा होना। चौथा शब्द है जलाव, अर्थात ईंधन हेतु, जलाने के लिए, ईंधन प्राप्त करने के लिए। और पांचवा शब्द है औषधि, अर्थ है दवाई। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और उनके उत्तर भी। प्रश्न 1, हमारे देश के कौन कौन से राज्य हिमालय के चरणों में बसे हुए हैं? हमने अभी अभी पढ़ा था कि कई सारे राज्य हैं जो हिमालय के चरणों में, अर्थात हिमालय के नीचे वाले हिस्से में बसे हुए हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। उत्तर है हमारे देश के कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, बंगाल आदि राज्य हिमालय के चरणों में बसे हुए हैं। प्रश्न 2, हिंदू पौराणिक साहित्य के अनुसार किस पर्वत पर भगवान शिव का निवास है? तो हमने पढ़ा था कि कैलाश पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है वहाँ पर और उस पर भगवान शिव का निवास होता है। तो उत्तर देखते हैं, हिंदू पौराणिक साहित्य के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास है। प्रश्न 3, दार्जिलिंग में सूर्य उदय का नज़ारा कैसा होता है? हमने पढ़ा था कि दार्जिलिंग में सूर्य उदय जो है देखते ही बनता है। लोग वहाँ पर दूर दूर से सूर्य उदय देखने आते हैं। तो जब सूर्य उदय होता है तो वो नज़ारा कैसा दिखता है? उत्तर देखते हैं, दार्जिलिंग में सूर्य की पहली किरणों से पहाड़ों की बर्फ
सोने चांदी सी चमकने लगती है। हमने पढ़ा था कि सूर्य की पहली किरणें जब बर्फ पर पड़ती है तो वो सोने जैसे चमकने लगती है और थोड़ी ही देर में वो पहाड़ चांदी जैसे चमकने लगते हैं। प्रश्न 4, हिमालय से हमारे देश को मिलने वाले कोई 3 लाभ लिखिए। तो हमने अभी अंतिम अनुच्छेद में हिमालय से मिलने वाले कई सारे लाभ देखे थे, हमें उनमें से कोई भी 3 लिखने हैं। उत्तर, हिमालय से मिलने वाले 3 लाभ हैं। पहला, इमारती व जलाऊ लकड़ी, हिमालय से हमें इमारती और जलाऊ लकड़ी मिलती है। दूसरा, जड़ी बूटियाँ, क्या क्या मिलता है हमें वहाँ से, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। और तीसरा, जानवरों के चमड़े, मांस व हड्डियों से बनी वस्तुएं। तो वहाँ पर कई बड़े और घने जंगल हैं, उनमें कई सारे जंगली पशु हैं, तो उनके चमड़े, मांस और हड्डियों से वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो ये हिमालय से मिलने वाले 3 लाभ हैं। प्रश्न ख देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं और उनसे बने वाक्य दिए हैं। पहला शब्द देखते हैं, विशाल अर्थात बड़ा। हिमालय एक विशाल पर्वत है। हिमालय क्या है, एक विशाल पर्वत है, बड़ा पर्वत है। दूसरा शब्द है मनोहारी अर्थात मन को हरने वाला। पहाड़ों का दृश्य मनोहारी होता है अर्थात मन को हरने वाला होता है। शब्द 3 है एकत्रित अर्थात इकट्ठा होना। बच्चे खेलने के लिए पार्क में एकत्रित हुए। अंतिम शब्द है देश, हमें अपने देश पर गर्व है। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द दिए थे उनसे मैंने वाक्य बनाए हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप भी वही वाक्य बनाएं, आप अपने अनुसार वाक्य बना सकते हैं। उन वाक्यों में वो शब्द आना आवश्यक है जिससे आप वाक्य बना रहे हैं और वाक्य सही होना चाहिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।